ये बताइएगा कि हुकूमती वज़रा बरामदात बढ़ाने के दावे जो हैं वो मुसलसल कर रहे हैं, आपके पास क्या खबर है? क्या इन दावों में कुछ सच्चाई है? बहुत शुक्रिया नैयर अली साहब। आप जानती हैं कि 2024 के आखिर में हुकूमत ने एक टारगेट सेट किया था कि हम अगले 3 साल में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 60 अरब डॉलर्स तक ले जाएंगे। लेकिन कुछ ही महीने के बाद हुकूमत को ऐसा लगा कि 3 साल में ये टारगेट अचीव नहीं हो सकेगा, तो उन्होंने ये जो मुद्दत 3 साल है वो बढ़ा के 5 साल कर दी। अब जो हुकूमत ने पिछले साल ये टारगेट सेट किया उसमें भी 1 साल गुजर चुके हैं और बाकी 4 साल रह गए हैं। यानी ये जो 60 अरब डॉलर्स तक उन्होंने बरामदात लेकर जानी है, इनमें सिर्फ 4 साल बाकी हैं। और दूसरी तरफ IMF आपका ये कह रहा है कि 2029 तक जो पाकिस्तान की बरामदात हैं वो सिर्फ 43 अरब डॉलर्स तक पहुंचेंगी। तो ये जो 17 अरब डॉलर का गैप है, इसके लिए हुकूमत क्या करेगी? जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है। आप जानती हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में जो सबसे बड़ा हुजम होता है वो हमेशा टेक्सटाइल सेक्टर का होता है। लेकिन जो दिसंबर में टेक्सटाइल शुबे की जो बरामदात थी 1 अरब और 35 करोड़ डॉलर थी। पिछले साल यही बरामदात 1 अरब 48 करोड़ थी और इन 6 महीनों के अंदर भी कोई 9 अरब डॉलर की ये बरामदात हुई हैं, यानी कि पिछले साल भी तकरीबन इतनी थी। फिर जिस तरह आपने ग़िज़ाई अजनास की बात की, फूड आइटम्स की, अब फूड आइटम्स की आप ये हैरान कुन तौर पर डिक्लाइन आप देखें, इसमें डिक्रीज़ देखें कि 2 अरब 37 करोड़ डॉलर की अभी 6 माह के अंदर बरामदात हुई हैं। पिछले साल ये 4 अरब डॉलर की थी। अच्छा। और इसके अलावा पाकिस्तानी चावल आप जानती है पूरी दुनिया में फेमस है। तकरीबन 1 अरब डॉलर का डिक्रीज हुआ है सिर्फ 6 माह के अंदर, यानी पिछले साल 1 अरब 87 करोड़ डॉलर की बरामदात थी और इसमें इस साल सिर्फ 93 करोड़ डॉलर की बरामदात है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा राय साहब। खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने मुर्तज़ा की सारी गुफ्तगू सुनी है। अब बरामदात में इजाफे की बातें होती हैं, दावे होते हैं, अमल दरामद जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो मुसलसल गिर रही है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात हम बार बार समझते से शायद कासिर रह रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसका जो इस वक्त फ्रेमवर्क है वो बेस्ड है लो इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो 13% है ऑफ GDP, ये वन ऑफ द लोएस्ट है इन डेकेड्स। हमारी सेविंग्स 14% है, ये भी बहुत लो है। इन दोनों को ईस्ट एशिया से कंपेयर करें, क्योंकि बार बार अथॉरिटीज कोट करती हैं उस मॉडल को, इंडिया से कंपेयर करें, वो दोनों 30-30 पे थे। 30% अपनी इकोनॉमी के हुजम का इन्वेस्ट करते थे, 30 ही सेव करते थे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बड़ी कमजोर है। आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया, मैं आपको अगर ये कहूं कि जो पाकिस्तान का छोटा काश्तकार है वो यहाँ आधी या 50% से नीचे है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रॉम पाकिस्तान बेस्ट, और वो चूंकि बहुत तादाद में है, यील्ड्स कम है, सो आपके पास जैसे कहेंगे एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं बनता। और आखिरी चीज, पाकिस्तानी 94% अपनी इनकम का जो है वो कंज्यूम करते हैं, सेविंग्स नहीं करते। अगर आप इन 4 चीजों को लें और ये देखें कि पाकिस्तान के पास 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है जो इस वक्त ओवरऑल गुड्स की है। इफ यू स्ट्रेच इट, तो आप ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा सा टेक्सटाइल में निकाल सकते हैं, आप थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल में निकाल सकते हैं, चलें, और तीसरा फूड सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इन 3 चीजों को लूं तो इनमें आपको एक इकोनॉमी चाहिए जिसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली महंगी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 11-12%, अगर 10.5% पॉलिसी रेट है तो आप बोरोइंग 13-14% पे कर रहे होंगे। ये 2 चीजें, आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी दुनिया में कम है, आपकी जो ओवरऑल पैदावारी सलाहियत है जिसको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं वो भी कम है। अब आप चूंकि कॉस्ट कंपेटिटिव भी नहीं है, प्रोडक्टिविटी कंपेटिटिव भी नहीं है, मार्केटें भी पाकिस्तान में काम नहीं कर रही, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी बन गई है जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इंपोर्ट हमारी जाके लगेगी 65-70 अरब डॉलर की। रेमिटेंस जो कि एक सर्विस आप पाकिस्तान से बाहर जाकर दे रहे हैं, दैट्स योर सेवियर। ये है इकोनॉमी का जैसे कहेंगे ये जो इकोनॉमी का आपने पूरा नक्शा खींचा है जो इस वक्त पाकिस्तान को सूरत हाल दरपेश है, लेकिन हुकूमत अगले 4 सालों में बरामदात को 60 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ रखती है। तो क्या ये जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है जिसकी तरफ आप निशानदेही भी कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में ऐसा कुछ मुमकिन है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि आपको कैपेबिलिटी विद इन द सिस्टम बिल्ड करनी पड़ेगी अगर आपने पाकिस्तान को डीरेगुलेट, लिबरलाइज और प्राइवेटाइज करना है। यही एक तरीका है ना प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ का। 80% जो इस वक्त फाइनेंस आता है ना, 80% वो गवर्नमेंट के पास आता है। तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि उस 20% में प्राइवेट सेक्टर ने कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है।
मैं वो आदादो शुमार देखता हूं जो कि इस वक्त एक आईएमएफ की एंगेजमेंट्स हैं, उनके मुताबिक आपकी जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी है वो 10.4% से तब्दील नहीं हो रही। सो अगर कोई मुझे ये कह रहा हो तो उसको मुझे वो नंबर्स दिखाने पड़ेंगे कि कैसे आपकी जो एक्सपोर्ट है जिस लेवल पे आप बता रही हैं $60 अरब पे जा रही है। बिकॉज जो इस वक्त के तखमीने हैं आर द फॉलोइंग, आप नोट कर सकती हैं। 2030 का जो तखमीना है इस वक्त आईएमएफ का, वो गुड्स की एक्सपोर्ट का $46 अरब है और $82 अरब इंपोर्ट, और ये एक बड़ा ट्रेड गैप जो है वो बनाती है। अगर इन दोनों फिगर्स को मैं लूं, यानी कि आपका जो ट्रेड गैप है वो चला जाता है तकरीबन $36 अरब पे। गैप तो आपने बड़ा बता दिया, लेकिन इसके लिए स्टेप्स क्या लेने होंगे अगर इस हदफ तक पहुंचना है गवर्नमेंट ने? तो अगर कर लें कि आज हमने ये काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी स्टेट में, कि स्टेट ये सारे काम कर सके। जिसका मतलब क्या है, क्या काम करने हैं स्टेट ने ये काम करने हैं कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को जगह फराहम करनी है। अब जगह फराहम करने के लिए आपने आसानियां कारोबार में पैदा करनी है। पहली सबसे आसानी ये कि आपका जो टैक्स रेट है वो इतना ऊपर चला गया है, आपका हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स रेट है 54%। कैपेबिलिटी स्टेट की है कि इस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम रीनिगोशिएट होना चाहिए। मैंने इस पे लिखा भी है, मैंने अगले दिन एक पॉलिसी डायलॉग था इस्लामाबाद में, वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब तक आप फंड के साथ जाके अपने प्रोग्राम को रीनिगोशिएट नहीं करेंगे, उसके लिए यू नीड रियली स्मार्ट इकोनॉमिस्ट्स इन द टीम, जो कि सुपर टैक्स को, आपके ख्याल में जो अभी इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं वो इतने स्मार्ट नहीं है? देखिए ना, अगर आप आईएमएफ की उस एंगेजमेंट को देखें और मैं उस पूरे प्रोग्राम को पढ़ूं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का 13-16 का प्रोग्राम रन किया है, विच इज द ओनली प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाई ऑन टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की गुंजाइश मिल नहीं रही है। एक्सपेंडिचर पे भी रिफॉर्म जो है वो मिनिमल है, और जो नॉन डिस्क्रेशनरी, यानी कि क्या हमारी सब्सिडीज हैं, हमारी पावर सेक्टर पे हमने जो पैसे रखे हुए हैं, हम जो 17 अपने वो सब्जेक्ट जो कि फेडरल गवर्नमेंट के नहीं है उन पे पैसे खर्च कर रहे हैं जो कि सूबों को जा चुके हैं। अगर ये सारे काम नहीं कर रहे तो मैं यही कहूंगा ना कि आपके पास इंप्रूवमेंट की बहुत बड़ी गुंजाइश यकीनी तौर पर इसके ऊपर डॉक्टर साहब बहुत बात हो रही है। लेकिन ये भी तो देखिए कि जो हमारा बिजनेस करने का तरीका है और जो ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी जो है, जो हमारी ताजिर बरादरी जो है, उनको हमने ईज़ ऑफ बिजनेस इतना दिया है कि 2 सालों में 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए हैं। हमारे जो बैनुल-अक़वामी इदारे यहाँ पर काम करने के लिए आए थे वो वापस चले गए हैं। तो इसमें कौन सी सक्सेस हमें दिखाई दे रही है? क्योंकि हुकूमत तो बड़े बड़े दावे कर रही है, सब अच्छा की रिपोर्ट है। तो जो हुकूमत या अथॉरिटीज कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। जब भी आप इंगेज करते हैं ना आईएमएफ के साथ, तो मैक्रो स्टेबिलिटी इज बिल्ट इनटू द सिस्टम। उसका क्या मतलब है? इकोनॉमी को स्लो कर दें, 2.5-3.5% पे ले आएं ताकि डिमांड टूट जाए। डिमांड टूटेगी तो इन्फ्लेशन टूट जाएगी, यानी कि अफरात ज़र। अगर चीजें कम बिक रही होंगी तो अफरात ज़र टूट जाएगी। इसी तरह अगर आप इतना हाई टैक्सेशन का बोझ डालें तो आप अपना मालियाती खसारा बेहतर कर लेंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अथॉरिटीज आर सेइंग। दिस इज बाय द बुक एन इकोनॉमी बिहेविंग एज इट इज विद द आईएमएफ। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि बिजली के निज़ाम की दुरुस्तगी हो गई है। अभी आप नेपरा के फिगर्स देख लें, बाकी तो छोड़ दें इन चीज़ों को, तो आपको एहसास होगा कि जो परफॉर्मेंस 2025 की है अकॉर्डिंग टू नेपरा इज वीकर देन द परफॉर्मेंस 2024। सो इसका मतलब ये है कि ये जो हाई कैलिबर, मैं बार बार कहता हूं, प्राइवेट सेक्टर की को खुद अपनी पैदावारी सलाहियत को भी ठीक करना है, खुद R&D करना है। हुकूमत को वो एम्बियंस बनानी है